नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमने चर्चा करी थी, संविधान का परिचय या भारतीय संविधान का निर्माण, उससे जुड़े प्रश्नों पर आधारित है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर स्टेट PCS यानी उच्च स्तरीय एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी अन्य तरह के परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं प्रतियोगी, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें सारे प्रश्न आप उस वीडियो को पढ़ने के बाद कवर कर सकते हैं जो संविधान का निर्माण इस इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमने कवर करा था। ये सारे प्रश्न आप टैकल करने से पहले प्लेलिस्ट में जा कर के पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो संविधान का निर्माण है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस वीडियो को देख ले, ताकि इसमें जो भी 25 प्रश्न शामिल किए गए हैं, 23 से 25 प्रश्न, वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो और समझ में भी आए। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। मैंने वीडियो में यह बहुत बारीकी से और काफ़ी जोर दे करके चर्चा किया था कि सबसे पहले संविधान सभा निर्वाचित द्वारा जो संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था, वो क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया भारत में। क्रिप्स मिशन ने ही भारत में सबसे पहली बार संविधान का निर्माण एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा सुझाया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया था। मैंने कारण बताया था कि मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनका अपना अपना संविधान सभा हो और अपने अपने देश का संविधान का निर्माण वो खुद कर लेंगे। तो संविधान निर्वाचित द्वारा जो संविधान सभा निर्वाचित द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था, वो है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न में हम चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को, प्रांत मतलब जो स्टेट दिया गया था, ठीक है, को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में के अनुपात में बांटा गया था। मैंने बताया था जो चुनाव हुए थे संविधान सभा की सीटों पर, अनुमानित है कि 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया गया था। तो आप याद रखेंगे 10 लाख लोग पर एक सीट का आवंटन जो है वो किया गया था संविधान सभा में। चलिए तीसरे प्रश्न पे हम चलेंगे। प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो ऑप्शन देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्स मिशन योजना या जो क्रिप्स योजना आया था 1942 के अंतर्गत, इसमें भी यही योजना थी कि भारतीय संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसे असफल मान लिया गया क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, तो ये नहीं किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, ये मैंने वीडियो में बता दिया है। कैबिनेट मिशन योजना जो योजना लेकर के 1946 में भारत में आई थी, क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद उन्होंने जो योजना रखी वो मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट करने में सफल रहा, और अंततः भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ओके, पांचवा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। मैंने वीडियो की शुरुआत ही इसी प्रश्न से करी है कि हमारे जब आंदोलनकारी जो नेता थे, जो जागरूक व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जब बताया कि हमारा खुद का संविधान होगा देश का, अंग्रेज़ों को,
तो बात आई कि संविधान बनाएगा कौन। तो लास्ट में सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार दिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था, जो किस पार्टी से थे, स्वराज पार्टी से थे। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। इसी स्वराज पार्टी के थे एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, जो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। अगर पार्टी पूछा जाएगा तो आपको स्वराज पार्टी लगाना होगा। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम अपने विचारों में यह कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से डिमांड रखी थी। वीडियो देखें, आपको यह प्रश्न बिल्कुल ही आसान लगेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? जब भी ऐसा प्रश्न हो आप उसे अंडरलाइन करने का प्रयास करें, ताकि वो आपको बार बार याद दिलाते रहे कि प्रश्न है क्या, है ना। तो सत्य नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। आपको पता है कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ भी है वो खत्म कर दीजिए, उसको काट दीजिए, पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपको ऑप्शन और आसानी से मिले। तो अब 2 विकल्प हमारे पास हैं। चूँकि चौथा वाला जो है वो सही है, इसलिए हमें ढूंढना है सत्य नहीं है। ठीक है, एलिमिनेट हमने कर दिया। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें एक दल नहीं था। कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, अन्य सदस्य के लोग थे, देसी राजाओं के, देसी प्रांतों के लोग थे, तो बहुदलीय निकाय थे, ये भी सही है। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। आपके सामने विकल्प अब बचा है सिर्फ एक, जो यही आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है? ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल आधारित था, वयस्क मताधिकार पर आधारित था, बल्कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क का मतलब हो जाता है कि जो एक, जैसे मान लिया जाता है क्राइटेरिया 18 साल या 19 साल के बाद ही मत देने का अधिकार था, तो वयस्क मताधिकार था। इसमें क्या था, जो मत देने का अधिकार दिया गया था, तो जो टैक्स ज़्यादा सरकार को पे करते थे, यानी कर के आधार पे, जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति थी, वो लोग इस चुनाव में भाग लिए थे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, जो सबसे ज़्यादा संपत्ति रखते थे, और जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, उन्होंने ही संविधान सभा का चुनाव किया था, जो ब्रिटिश भारत के लिए सीटों का आवंटन किया गया था, यानी 296 सीटों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, मताधिकार सीमित था। मताधिकार किस पर आधारित था? जो सबसे ज़्यादा भारत सरकार को, या जो सबसे ज़्यादा उस वक्त टैक्स पे करता था सरकार को, जो सबसे ज़्यादा संपत्ति जिसकी होती थी, और जो समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वही लोग केवल चुनाव में भाग लिए थे, संविधान सभा के चुनाव में। तो वयस्क मताधिकार पर तो आधारित था ही, और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी था। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित था, यहाँ बोला है नहीं था, और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो आपको मैंने बताया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था ही नहीं, है ना। संविधान सभा तो ब्रिटिश प्रांतों में तो लड़ी गई चुनाव, लेकिन देसी प्रांतों में क्या हुआ, राजा ने सिर्फ चुनाव करके भेज दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले प्रश्न जब इस तरह का आए तो सबसे पहले प्रश्नों को एलिमिनेट करिए, जो ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन, है ना, गलत है? गलत कथन को हमें चूज करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, मैंने बताया था। क्योंकि किसी भी ग्रंथ की रचना करते हैं, किसी भी पुस्तक की रचना करते हैं, किसी भी संविधान की रचना करते हैं देश की, तो सबसे महत्वपूर्ण आता है उसका प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए भारतीय संविधान का पिता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एनआरआई, पारसियों, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है, सभी की उपलब्धि थी, संविधान सभा में सभी की मौजूदगी थी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। सार्वभौम का मतलब हो जाता है अमीर गरीब, है ना, सभी लोग इसमें शामिल हो, जो पढ़े हैं, जो मूर्ख हैं, वो सभी लोग, यानी कि किसी भी समाज में किसी भी लोगों को किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। एक क्राइटेरिया अभी भी चुनाव में बस उम्र है, कि हमें 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार है ना। तो ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में भाग लेंगे या वोट देने में भाग लेंगे तो हम पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारी डिग्री इतनी होनी चाहिए, है ना, हम बहुत गोरे होने चाहिए, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। केवल एक उम्र की क्राइटेरिया
हमारे संविधान में लिखा गया है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा का चुनाव नहीं हुआ था, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था उसमें कर, संपत्ति और जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे यानी शिक्षित लोग को ही केवल मत देने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा, सी, यही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा को तैयार कर रहे थे, ठीक है, और चुनाव हुआ था किससे, किसके द्वारा हुआ था? ब्रिटिश संसद ने नामित किया था क्या? इंग्लैंड की ब्रिटिश संसद ने नामित कर दिया कि यही लोग संविधान सभा में होंगे? ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या 389 रखी गई थी, जिसमें से चुनाव हुआ 296 सीटों पर चुनाव हुआ ब्रिटिश भारत के लिए, और 93 सीटें किसके लिए दिए गए थे? देसी प्रांतों के लिए। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल भी नहीं, ये तो चुनाव हुआ था, है ना। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, बिल्कुल सही है। जो राज्य में विधानसभाएं थी, जो राजा थे वही लोग चुनते थे, है ना। तो बस अगला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, बिल्कुल नहीं, ये तो चुनाव में भाग ली थी, इसके द्वारा चुना नहीं गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य को, मैंने क्या बताया था, 2 सीटें मतलब 2 भागों में बांट दी गई थी कुल सीटों को। एक तो सीटें थी किसके लिए? ब्रिटिश भारत के लिए। ब्रिटिश भारत के लिए कितना? 296 सीट। और एक सीट थी 93 सीटें किसके लिए? देसी रियासतों के लिए, ठीक है। कुल सीटें कितनी थी? 389। यहाँ पूछा जा रहा है प्रांतों में, प्रांतों के चुनाव यहाँ हुए थे, देसी प्रांतों में, है ना। देसी रियासतों को ही प्रांत कहीं कहीं लिखा जाता है। इसी प्रांत का अभी आधुनिक नाम क्या है? राज्य। तो किसके द्वारा चुना गया था? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन गलत है ये, क्योंकि किसने चुना था? वहाँ के लोगों ने नहीं चुना था, उस प्रांत के लोगों ने नहीं चुना था, वहाँ के राजा ने चुना था। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल सही। वो जो प्रांतीय विधानसभा था जिसमें राजा का एक अलग रोल था, उन्होंने ही चुनाव करा था। तो इस ऑप्शन नंबर 12 का प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पूछ रहा उद्घाटन, तो आपको पता है संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ था, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और उस उद्घाटन उसी को कहा जाता है, 9 दिसंबर को ही संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे फ्रांस देश की तरह, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न मिलेगा आपको। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? अभी मैंने बताया है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि ये सबसे वृद्ध थे और मीटिंग में सभी लोग शामिल हुए नहीं थे, इसीलिए केवल वृद्ध व्यक्ति को चुन लिया गया संविधान सभा की अध्यक्ष। आगे देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे ही नहीं, राधा कृष्णन तो अध्यक्ष थे ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी चुनाव कब हुआ था? 11 दिसंबर को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। और यही हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए थे, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा का चुनाव या संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। सीधे जनता ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, बल्कि चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सीमित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो खुद भाग ली थी, ये कहाँ से नामांकन करेगी? भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा? इस प्रश्न का जवाब आप खुद हमें कमेंट करके देंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ साफ साफ दिया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए यहाँ पूछ रहा है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। आपको मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में
उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो JN नेहरू जी ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे जाकर के हमारे संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव, यही जाकर के हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। जो हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, ये जो है यही प्रस्तावना है। और इसको पहले उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। मेरा कमेंट में आप जवाब देंगे इस प्रश्न का कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, उस डेट को लिखेंगे आप। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अगला प्रश्न है। और यहीं पे एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, मैंने ये बताया है आपको। प्रश्न कब हुआ था? चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त में, और दिसंबर में 9 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हो गया था। और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप जब वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान सभा का निर्माण या संविधान का निर्माण, तो ये सारे प्रश्न आपको बिल्कुल आएंगे और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो कितने भी कठिन तरीके से क्यों ना दिया गया हो। संविधान सभा का गठन ही हुआ था पहली बैठक में 9 दिसंबर को, और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान तैयार करने में। कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को, उस वक्त 11 बैठकें हो गई थी। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले एक बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो थी डेट 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो कितनी बैठकें हो गई? कुल 12, है ना। 11 बैठकें तो 26 नवंबर को ही हो गए थे। जब संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया 26 जनवरी को, तो 24 जनवरी को, यानी एक दिन पहले एक बैठक हुई, ताकि सभी लोग एक बार बैठ जाए और अंतिम रूप से सभी निर्णय ले ले कि हाँ संविधान को लागू कर दिया जाए। एक बार सरसरी निगाह से सब लोग देख लिए, है ना, सब कुछ सही था। 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो कुल बैठकों की संख्या हो जाएगी 12। अगर पूछा जाएगा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, तो 11 हुई थी। अंतिम बैठक एक जो 24 जनवरी को हुई थी, इसीलिए एक बैठक बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 12। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू करने का निर्णय कब लिया गया? 26 जनवरी 1950 को, जो हम लोग मनाते हैं ना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, ठंड के दिनों में। क्यों? तो उसका क्या पीछे महत्व था? एक ऐतिहासिक महत्व था, जिसमें मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में ही एक प्रस्ताव पास किया था कि हम 1930 से 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, यानी हम मनाएंगे कि भारत को आज़ादी मिल गई है 26 जनवरी को। लेकिन हमारा भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, और हम लगातार 1930 से 26 जनवरी के दिन क्या मनाते आ रहे थे? इंडिपेंडेंस डे। अब उस डेट को याद रखा जाए, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस हो गया था। इसीलिए संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था 26 जनवरी। यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, और 1930 से लगातार संविधान सभा ने और जो हमारे देश के लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे वो लोग। लेकिन चूंकि आज़ादी मिल गया हमें 15 अगस्त को, इसीलिए ये डेट कोई भूल ना जाए, तो इसीलिए यहाँ इस वक्त संविधान को इसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अपनाया गया था? किसने संविधान को बनाया? संविधान सभा द्वारा। तो वही अपनाएगा, और कौन अपनाएगा? क्योंकि अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया, और कुछ हद तक लागू भी हो गए थे बहुत सारे प्रावधान। बाकी पूर्ण रूप से लागू होने का निर्णय लिया गया 26 जनवरी को। ठीक है,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। स्वीकृत का मतलब कब अपनाया गया? तो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक पूर्ण रूप से बना लिया था और 26 नवंबर 1949 को ही उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया था। बस लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। अब बताइए, प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? जवाब दे कमेंट में आप लोग इस प्रश्न का, है ना। ये प्रश्न मैंने बताया नहीं है शायद आप लोगों को वीडियो में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब स्टडी करते होंगे तो एक दो प्रश्न आप कहीं ना कहीं दूसरे बुक से हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जरूरी नहीं है कि हमें उस वक्त याद ही रहे, है ना। प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? आप नोट कर लेंगे इस बात को कि संविधान सभा का जो या संविधान का जो सहकारी सलाहकार था, ठीक है, सरकारी सलाहकार, वो BN राव थे। ठीक है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। ये संविधान सभा के सलाहकार थे सरकारी। इन्होंने ही सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था संविधान सभा का। हालांकि इनके प्रारूप को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि जो नेहरू जी ने पेश किया था फिर उनके प्रारूप को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का सरकारी सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव या BN राव। इन्होंने ही सबसे पहले प्रथम प्रारूप तैयार किया था। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये बहुत बार पूछा गया है लोअर एग्जाम में भी, और देखिए UPSC 2014 में भी UPPCS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। संविधान सभा में जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं मानिएगा कि केवल पुरुषों ने ही अपना रोल अदा किया, है ना। भारत की कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इनकी संख्या पूछी गई, इनकी संख्या थी कुल 15। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 15 महिलाओं ने सदस्य के रूप में काम किया और संविधान के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। ठीक है। तो हमारे देश की महिलाएं भी कम नहीं है, ना कम थी ना कम है ना। संविधान सभा की संघ समिति के बारे में पूछा गया। उस वीडियो में हमने समिति पे भी चर्चा कर रखी थी। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ संविधान समिति पूछे या संघ शक्ति समिति पूछे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संविधान की प्रांतीय समिति, है ना, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने बताया था, प्रांत से जुड़े या राज्यों को एक करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, है ना। चूँकि इन्हीं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको पता होगा कि जब संविधान का निर्माण हो गया और जब बहुत सारे राज्यों को यह ऑप्शन दिया गया कि आप भारत में शामिल होइए या पाकिस्तान में, तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन यही सरदार पटेल जी थे जिन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में तो मिला लिया, जम्मू कश्मीर को मिलाने में थोड़े से असफल हो गए थे। हालांकि लास्ट में वो भी जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो वहाँ के राजा ने समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम भारत का हिस्सा ही रहेंगे। ठीक है। हालांकि उनका संविधान अलग था, लेकिन अब नहीं है। भारतीय संविधान समिति के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। सरदार पटेल किसी एक और समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार से जुड़े समिति या अल्पसंख्यक से जुड़े समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप मुझे बताइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है वो किस क्षेत्र में स्थापित है, किस राज्य में है? ठीक है, कमेंट में आप जरूर जवाब देंगे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के कौन समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हुआ था कि मैंने जब समितियां लिखी थी तो एक जगह मैंने जब अल्पसंख्यक उप समिति जहां लिखना था वहीं मैंने अल्पसंख्यक समिति लिख दी, जिसके अध्यक्ष मैंने बता दिया था HC मुखर्जी। हालांकि उसे आप कॉपी में सुधार लेंगे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे HC मुखर्जी, जबकि अल्पसंख्यक समिति के सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये था आपका पूरे 23 प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया था केवल, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, या NDA CDS की तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा, UP दरोगा, है ना, बिहार पुलिस, SSC GD नॉर्मल जो आता है SSC का,
उसके बाद आप आर्मी इन सभी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, है ना। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो रेलवे वाले हैं या जो आर्मी रैली वगैरह जो होती है इनमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भीड़ चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती जा रही है तो प्रश्नों का स्तर भी उठेगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करें दिल से केवल, और सहयोग करें हमारा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द ये सारी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, है ना। इस चैनल को शुरुआत करने में हमने काफ़ी समस्याओं का सामना करा है और आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न आप वीडियो देखने के बाद अगर टैकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के देख लें, ये है थंबनेल उसका, तब जा कर के आप इस सेशन को फिर कंप्लीट करें और कमेंट में मुझे जवाब दें कि 23 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम बात करेंगे संविधान के स्रोत पर वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मोटिवेट रखिए अपने आप को। धन्यवाद।